नमस्कार, जनता टीवी की वोट यात्रा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वरुण गोयल। और जनता टीवी पहुंचा है फरीदाबाद में। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर वोट यात्रा बहुत जल्दी दोबारा हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर कोई ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो है हरियाणा। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, माहौल एकदम तैयार है और वोट यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फरीदाबाद से। जिला फरीदाबाद जिसने पिछली बार बीजेपी को भर भर के वोट दिया था, और पिछली बार की तुलना करें तो सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। जो एक निर्दलीय थे उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया, यानी 6 में से 5 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा को मिली। इसका मतलब यह है कि चंडीगढ़ में जो सरकार बनी उसमें फरीदाबाद की बड़ी भूमिका थी। इस बार फरीदाबाद क्या कह रहा है, इस बार फरीदाबाद का मूड क्या है, देश की राजधानी से लगता फरीदाबाद, इसकी समस्याएं क्या हैं, कितना समाधान हुआ, कौन सी समस्याएं जस की तस हैं और नेताओं का एजेंडा क्या है, वो जानेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 5 पार्टियों के 5 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ आभास अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मंधीर मान साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रेम सिंह धनखड़ जी हैं, जननायक जनता पार्टी से। जगजीत कौर जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगी। और नरेश बंसल हैं, आम आदमी पार्टी से। चलिए शुरुआत करते हैं। आभास जी, फरीदाबाद की जनता इस बार फिर क्यों वोट दे बीजेपी को? जी, फरीदाबाद में जनता हमें वोट करेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे कामों के लिए। फरीदाबाद को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर भाजपा ने विकसित किया है। चाहे लोकेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फरीदाबाद एक पूरे हरियाणा के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। जनता हमें इसीलिए वोट करेगी। इंटरनेशनल सिटी कह रहे हैं आप? जी, देख लीजिए, यहाँ बहुत से लोग लेट हो गए आने में। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल सिटी के तौर पे आप देख लीजिए, चाहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे लोकेशंस की बात हो, फरीदाबाद ज़िले में भी एक अच्छी खासी संख्या में एफडीआई आ रहा है। और मैं हरियाणा की भी अगर बात करूं तो जहां कांग्रेस के समय में मात्र 200 करोड़ रुपए का एफडीआई आया था 2013-14 में, पिछले साल 18,000 करोड़ का एफडीआई हरियाणा में बाहर की कंपनी। बुनियादी सुविधाएं बताइए सर, ट्रैफिक के हालात बताइए, आवारा पशु घूमते हैं वो बताइए, सड़कों की स्थिति बताइए। ट्रैफिक के हालात में आपको बताता हूँ, बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल तक पहुँचना हो तो मात्र 35 मिनट में हम पलवल पहुँच जाते हैं। नोएडा जाने की बात करूँ तो जहाँ पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मात्र 45 मिनट में हम नोएडा पहुँच जाते हैं। ज़िले के अंदर की जो सड़कें की बात करूँ तो मैं 15-17 की सड़क हो, अपनी 19 की सड़क हो, 11 की सड़क हो, सभी सड़कें नई बनी हैं। FMDA का जो गठन हुआ उसके बाद 21 सेक्टर की, बल्लभगढ़ की हमारा मोना पुल बन रहा है। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रोड के काम किए हैं। जाम मुक्त होने की तरफ पूरा जिला अग्रसर है, शहर अग्रसर है। ठीक है मान साहब, अंतर्राष्ट्रीय शहर फरीदाबाद। देखिए, मैं ये कहूँगा कूड़ों करकटों का शहर फरीदाबाद। फरीदाबाद की वो हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है इन 10 सालों में। बिल्कुल फरीदाबाद को विकासहीन किया है, किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं किया। इनके मैनिफेस्टो में भी मेन 4 मुद्दे हमेशा रहे हैं। 10 साल के अंदर दोनों बार मैनिफेस्टो में 4 मुद्दे रहे हैं कि कोई फरीदाबाद के अंदर मदर यूनिट लाएंगे। कोई मदर यूनिट नहीं ला पाई और छोटी यूनिटों ने और प्लान कर लिया है। दूसरा इनका मुद्दा अरावली हिल्स का रहा था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा शिक्षा के ऊपर था, आज स्कूलों की हालत देख लो जाके, क्या बद से बदतर हो रखी है। और चौथा मुद्दा इनका ये था, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। फरीदाबाद में आप अगर जो एक बार सर्वे करेंगे, हर जगह फरीदाबाद में सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे पाएंगे, मरी हुई गाय मिलेंगी, आवारा घूमती हुई गाय। बता रहे हैं जी, यहाँ से पलवल जाइए, यहाँ से नोएडा जाइए, रास्ते देखिए, सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, पैसा देखिए कितना आ रहा है। देखिए, जो ये हाईवे बना हुआ है इनको पता होना चाहिए, पलवल से जो दिल्ली जाने वाला किस टाइम का हाईवे बना हुआ है। इन्होंने सिर्फ हाईवे पे टोल टैक्स बढ़ाया है, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी में 30-35 रुपये का टोल टैक्स होता था, आज इनके समय में कम से कम 125 का टोल टैक्स है। आज जनता को दुगना भी भुगतान करना पड़ रहा है। इनकी नीतियां कहीं भी सही नहीं रही। चाहे वो किसान को लेके ले लो, किसानों का जो 1800 का गेहूं बिकता था 10 साल पहले, आज 10 साल के अंदर सिर्फ 2200-400 रुपये बढ़ा पाए हैं। ठीक है, मैं आता हूँ जी। बताएं सर, क्या हालात है? जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में क्या करने जा रही है? मैं पिछली बार पूछने आया था, आप कह रहे थे कमाल कर देंगे, देखा हमने कैसा कमाल हुआ। जननायक जनता पार्टी ने जो हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने जो 4.5 साल के अंदर जो विकास के कार्य किए हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उनके दम पे मैदान में आई है। और जो लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, धनखड़ साहब
उस जो लोकसभा की आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, वहाँ पे जो ना 2 ही बातें थी, एक हराना है, एक जिताना है, तो 2 में जो ना जनता डिवाइड होगी। वो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के थे, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी चलिए छोड़ दीजिए राष्ट्रीय स्तर को, क्षेत्रीय स्तर पे है चुनाव होने। मुझे तो ये बता दीजिए जो आपकी तरफ से लड़ेगा वो रुक जाएगा ना पार्टी में, चला तो नहीं जाएगा जो सारे चले गए? जो जाता है वो पछताता ही है, जो जाता है पछताता है। आप देवेंद्र बबली के हालात देख लो, जो दीपक बावरिया जी उनको बोल रहे हैं पहले पार्टी के सदस्य आप क्या रुकेंगे ना? लोग रुकेंगे, और ये तो जैसे आप रुके हुए हो, पिछली बार भी पटका पहन के बैठे थे, इस बार भी खड़े हो। ऐसा है, ये जो ना चुनाव है, चुनाव में जो ना हर पार्टियों से जो ना अदला बदली चलती है। अब कांग्रेस और बीजेपी की लाइन लगी पड़ी है। आप अच्छा, उनको टिकट आप दोगे? जिनकी टिकट कटेगी उनको आप दोगे? डिक्लेयर होने दो, इनका पता लगा, इनका पत्ता साफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए बताएं मैडम जी क्या हालात हैं? वो कह रहे इंटरनेशनल शहर। देखिए, मैं तो छोटी सी बात कहूँगी। मैंने तो कल भी एक बात बोली थी आपके चैनल से कि जनता के बीच में जाके हालात देखिए। इन्होंने इंटरनेशनल शहर बोला है, और मैं गारंटी देती हूँ ये जितने लोग खड़े हैं कॉलोनियों के खड़े हैं यहाँ पे, ये बताएं कि हाल बद से बदतर है। जाने के लिए कहीं कोई सड़क नहीं है। और जहाँ पे, मैं तो अभी ये कांग्रेस वालों से भी कहना चाहूँगी, जहाँ पे नीरज शर्मा जी का खुद का भी घर है ना, उसी घर के सामने पिछले 1 हफ्ते से इतने गहरे खड्डे हैं कि लोग गिर गिर के जा रहे हैं, और ये वीडियो बहुत वायरल भी हुई है। शर्मा जी तो फिर कफन भी पहन लेते हैं, वो तो लिखवा भी लेते हैं, वो तो पूरा सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल लेते हैं। वो नौटंकीबाज है, ये जनता भी जानती है। और दूसरी बात रही, अगर ये बात कह रहे हैं इंटरनेशनल शहर, वाकई मैं कहूँगी अफसोस होगा फरीदाबाद की शहर को, इन्होंने नर्क बना दिया है। सीवर ओवरफ्लो, पीने के लिए पानी नहीं, सड़कों का नाम नहीं। अगर आप ये बात करते हैं तो इस चैनल को ऐसे ही ले चलिए, मैं आपको हर वो गली, हर वो मोहल्ला दिखाऊंगी जहां आज से पहले सीवर का पानी नहीं भरता था। आज वहां सीवर का पानी इतना बुरा हाल है कि लोगों के घरों में आ रहा है। तो ये कौन सा इंटरनेशनल शहर बनाया? स्कूलों की हालत बद से बदतर। अगर 10 साल में आप ये कहते हैं इन्हें समय नहीं मिला, तो कुछ स्कूल्स तो ऐसे होंगे जिनको इन्होंने अपग्रेड किया होगा, कुछ स्कूल्स तो होंगे जिनकी बिल्डिंग्स बनी होंगी। मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ जो हालात हैं। अगर ये बात करते हैं मेडिकल की, आज पिछले 10 साल से बीके एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आज तक ट्रॉमा सेंटर नहीं है। 10 साल से डिमांड रख रहे हैं, कह रहे हैं बन रहा है, बनने जा रहा है। चलिए, ये तो सांसद जी ने इस बार देखा, फरीदाबाद का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया ट्रॉमा सेंटर का, तो उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा। 10 साल से सो रहे थे, अभी भी देखते हैं कब बनता, क्या होता है। हालात बदलेंगे इस बार, मैं कह रही हूँ इस बार फरीदाबाद शहर सब कुछ बदल के रख देगा। चलिए ठीक है, बंसल साहब भाई, नरेश जी मुझे बताएं, माफ कीजिए नरेश जी, ये बताएं ये जो तैयारी चल रही है आपकी, दिल्ली से लगता हुआ शहर है फरीदाबाद, यहाँ से तो उम्मीदें होंगी आपको इस बार? बिल्कुल उम्मीदें होंगी। एक बार सब राधे राधे बोल देंगे, क्योंकि राधे की नगरी में खड़े हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, आपके यहाँ राधे के दर्शन करने के लिए भी कम से कम 300 रुपये का टोल देके जाना पड़ता है। यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर जाओ, गतपुरी जाओ, और ये अभी इंटरनेशनल की कह रहे थे, मैं गतपुरी टोल देने के बाद भी अगर 5 मिनट के रास्ते को आप अगर आधे घंटे में पार कर दो, गारंटी लिख के देता हूं कि आज अगर भाजपा का नेता भी कोई पार करके दिखा दे, वहां पे गड्ढे खोद रखे हैं। टोल सबके लिए बराबर है ना, भाजपा का नेता पहले कैसे निकल जाएगा? पहले तो नहीं थे ना, इन्होंने एक और गतपुरी टोल लगा दिया। पहले एक टोल को वहां से उठा के वहां, नितिन गडकरी जी खुद बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उल्टा ही, एक टोल को हटा के फिर पास में लगा दिया। नितिन गडकरी की स्टेटमेंट है कि फरीदाबाद के अंदर हटने चाहिए, लेकिन यहाँ के नेता ऐसे हैं कि खुद ही मलाई खा रहे हैं उन टोलों की। और एक टोल का मैंने आंकड़ा निकाला था कि 20-20 लाख रुपए एक दिन के अंदर आता है, और कई करोड़ रुपए टोल की कमाई होती है यहाँ पे। इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंटरनेशनल शहर क्या कहा जाता है देश के अंदर? पूरे इंटरनेशनल कौन सा बनाया है? आपके पास कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोई हरियाणा के अंदर? कोई इंटरनेशनल स्कूल है? कोई भी प्राइवेट स्कूल जरूर होंगे। मंत्री जी ने अपना स्कूल बना रखा है प्राइवेट इंटरनेशनल, कम से कम जनता के लिए, कोई गरीबों के लिए स्कूल तो बना दीजिए। इंटरनेशनल कुछ नहीं जी, ये गलत लाइन बोल गए आप, इंटरनेशनल पे घिर गए आप। देखिए जी, मैं दोबारा आप जो स्टेटमेंट मैं बोला मैं उस पर कायम रहूँगा। जितने भी दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर हैं। इंटरनेशनल की बात मैं बता देता हूँ, JCB, एस, इन दोनों का इंटरनेशनली 80% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद में होता है। जयपुर चले गई, मैं बताता हूँ, जयपुर चले गए JCB, यामा खरीद ली मंत्री जी ने, बाटा खरीद ली मंत्री जी ने। जयपुर चली गई भाई। भैया यहाँ से जयपुर कहीं नहीं गई है, जयपुर में उनका एक और यूनिट लगा है। यामा की मैं अगर बात करूँ, आप यामा की ज़मीन की बात कर रहे हैं, यामा की ज़मीन की बिड हुई थी, बिड में सब बैठे थे, वो एक फेयर तरीके से ली गई है। और जहाँ तक की बात करते हैं स्कूलों की, आज के समय में 21,000 स्कूल हरियाणा में हैं। कितने संस्कृति मॉडल विद्यालय? फरीदाबाद बताइए बस। मैं फरीदाबाद की बता रहा हूँ। फरीदाबाद का संस्कृति स्कूल हरियाणा में टॉप नंबर में आता है। उसके साथ साथ ही 12 स्कूलों को संस्कृति स्कूलों में अपग्रेड किया गया सरकारी स्कूलों में। रिजल्ट गड्ढे हैं या नहीं है?
गड्ढे हैं, गड्ढे भर गए हैं, कितनी नई सड़कें बन गई हैं, जो काम बचा है वो अभी इस कार्यकाल में हम पूरा करेंगे अपना। हाँ जी, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है और नहर पर जमुना पार भी एक कॉलेज इन्होंने खोला था कॉलेज करके, लेकिन आज भी कई सालों से एक सरकारी स्कूल में 12th के स्कूल में वो क्लासेस कॉलेज की लगाई जा रही हैं। इन्होंने कहीं भी कोई काम धरातल पे नहीं किया, कागजों में खाया, सिर्फ कागजों में इन्होंने दिखाया कि हमने इतने करोड़ की योजना की है, धरातल पे कोई काम नहीं किया गया। इस सरकार ने सिर्फ हमारी जनता को गुमराह किया, लूटा हुआ, विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। हर जनता का खून चूसा, हर नागरिक का खून चूसा, चाहे वो जवान हो, किसान हो या आम दुकानदार हो। इतनी दिक्कत के बाद भी मान साहब ये फरीदाबाद में फिर जीत गए लोकसभा चुनाव तीसरी बार, क्या चक्कर क्या है? नहीं, बहुत बदलाव आया जनता में, और फरीदाबाद में नहीं पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव आया है। जो इनका बहुत ज्यादा वोटों का मार्जिन था वो बहुत कम पे रह गया। और भाई हिसार हार गए, सिरसा हार गए, अंबाला हार गए, रोहतक हार गए, सोनीपत हार गए, फरीदाबाद फिर जीत गए। ऐसा है, फरीदाबाद का भी अब नंबर है, जनता जान चुकी है, जनता इनके अत्याचारों से परेशान है। और जो फरीदाबाद की विधानसभाओं में काम किया है, लोकसभा के नाम पे तो जो भी इनके थोड़े बहुत ड्रामे चले, जो कह सकता हूँ इनका झूठा राम मंदिर का चला थोड़ा बहुत, लेकिन आज जनता का दर्द सामने है। हर नागरिक आज तराही तराही। राम मंदिर झूठा नहीं है, राम मंदिर को झूठा मत बोलिए, राम मंदिर अयोध्या में विराजमान है। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर सिर्फ एक राम मंदिर के नाम पर फरीदाबाद की बात करिए। नहीं, इनके राम मंदिर का जवाब देना चाहूंगा। इनका राम मंदिर कहाँ, सबका है वो तो। नहीं, जो ये कह रहे हैं अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया, चारों शंकराचार्य नाराज थे, एक भी शंकराचार्य जो देश आप मुद्दा कहीं और ले जा रहे हो। मान साहब आओ ना, फरीदाबाद का जवाब दे रहा हूँ। तो फरीदाबाद का ये हाल है आज, जो इन विदेशी कंपनियां इस सरकार ने ला दी हैं। हमारा हर दुकान, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट आ गया। हम अरे वो हमारे देश वालों को देते हैं ना, वो काम विदेशियों को क्यों दे रहे हैं? हमारे जो आज दुकानदार का जो हक है वो छीन के कांग्रेस एक मिनट मान साहब, हमारे सारे कांग्रेस आएगी तो इन विदेशी कंपनियों को बाहर कर देगी क्या? कांग्रेस के कार्यकाल में फरीदाबाद से आप विदेशी कंपनी हटा देंगे? कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा देश विकसित हुआ है, और देश को गुलामी, जो उस समय क्या था जब 47 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस खड़ी करने वाली देश को कांग्रेस थी। इन्होंने 10 साल में आज कांग्रेस का पूरा ढांचा बिगाड़, सरकार इस देश का ढांचा बिगाड़ दिया है, और देश का ढांचा सुधारेगी भी तो कांग्रेस आगे सुधारेगी। धनखड़ साहब मुझे बताएं, फरीदाबाद में काम हुए या नहीं हुए? फरीदाबाद में जो शहरी निकाय में है वहाँ पे काम नहीं हुए हैं, वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे। वो मंत्रालय आपके पास नहीं था? हाँ, नहीं था हमारे पास, इसलिए काम नहीं हुए। बिल्कुल इसलिए नहीं हुए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, 200 करोड़ का जो घोटाला है हमारे उस समय के पार्षद ने पकड़ा था। और उसके अलावा जो है आप कानून व्यवस्था जो इन्हीं के पास थी वो खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था कब खत्म हुई? 12 मार्च के बाद खत्म हुई या उससे पहले खत्म थी? नहीं, उससे पहले भी खत्म थी, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट था। पर आप चुपचाप बैठे रहे साथ में? नहीं, हमने इनको बार बार सुझाव दिए हैं, लेकिन ये अपने घमंड में थे, एक मंदिर के नाम पे वोट मांग लेंगे, मंदिर को नहीं। आप क्यों चुप रहे? हमने चुप नहीं रहे, हमने बार बार आगाह किया है, हम साझीदार थे। आप अलग हुए, उन्होंने अलग किया। ऐसा है, जब इन्होंने हमारे 5,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन को पूरा करने से जो मना कर दिया वादे को, तो फिर हमने जो नहीं से इनको बाय बाय कर दिया। आपने बाय बाय कर दिया? हमने भी बाय बाय कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ भाई। एयरपोर्ट भी बताने हैं बगल में, इन्वेस्टमेंट भी बताने हैं कितना आ गया है। देखिए मैंने तो क्लियर कहा है, कैमरा भी यहाँ है, जनता भी यहाँ है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाकी तो क्या जाना है, बल्लभगढ़ की सड़कों में देख लो, अगर कहीं आपको सीवरेज ओवरफ्लो ना मिले तो मैं कहती हूँ कि ये सारे के सारे कहेंगे हाँ ये आएंगे। अग्रवाल जी कह रहे हैं गड्ढे भर दिए हमने। मैं अग्रवाल जी को मैं अपने छोटे भाई को ये कहना चाहूंगी, भाई सिर्फ मेरी गाड़ी में बैठ, अगर तू सही सलामत घर तक पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो हड्डियों का जो हाल होगा वो तुम भी जानते हो। कौन सी सड़क ऐसी है? मैडम मैं अभी अपने घर से ही आ रहा हूँ, 19 सेक्टर में मेरा घर है। पहले 19 सेक्टर से बल्लभगढ़ पहुंचने में पौना घंटा लगता होगा। सारे लोग यहाँ पे बता सकते हैं कितना समय लगता था, कितनी रेड लाइट पड़ती थी। आज मैं एक बात पूछना चाहूंगी, यहाँ पे कॉलोनियों के लोग ज्यादा हैं, सब बता देना कॉलोनियों के अंदर सड़कें कैसी हैं? बन गई? सब कॉलोनियों के अंदर जो पानी है, कॉलोनियों के अंदर सीवरेज ओवरफ्लो है, तो भाई ये मेन देखिए जी, सड़कों का काम पूरी तरीके से जारी है। एफएमडीए ने भी अभी 6,000 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पास किया है। जो सड़कें थोड़ी बहुत बच गई हैं, सरकार बनने के 2 साल के अंदर अंदर जो बची हुई सड़कें भी हैं वो पूरी तरीके से बन जाएगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। 10 साल में काम तो चल रहा है भाई, वो कह रहे काम तो कर ही रहे लगातार। वरुण भाई, ये खा गए आटा,
सुनिए सुनिए एक मिनट, ये लोग खा गए आटा बाटा टाटा और अब जनता देगी इन्हें चाटा। क्योंकि एक कहते थे मेट्रो के लिए ना यहाँ से लेके बल्लभगढ़ से बाटा, सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए बाटा से लेके एक मेट्रो जानी थी गुड़गांव। हमारे बच्चे कितने शहीद हुए मैं उस बताता हूँ। उस रोड के ऊपर मैंने धरना प्रदर्शन दिया था 37 दिन, और जिस ट्रामा सेंटर की मांग कर रहे हैं 3 दिन बैठ के आए हूँ धरना प्रदर्शन। आपकी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी तैयार रहती है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके लिए नहीं? जिस रोड के ऊपर 10 से 15 मौतें हुई, 37 दिन का धरना प्रदर्शन किया था मैंने बाबा राम केवल के लिए। सब जानते होंगे शहर के अंदर ऐसे 37 दिन के अंदर 3 महीने में रोड बनाने के लिए, उस रोड के लिए संघर्ष कितना करना पड़ा लोगों को लिए। और जिस विधायक की बात करें कांग्रेस के लिए, नीरज शर्मा खुद उसी विधानसभा से आते हैं। आज मैं 2 दिन पहले ही आपको बता दूं, पिछले हफ्ते एक रोड बना के आया था जहां पे सारण थाने के सामने रोड है, उसके लिए तोड़ने के लिए मैंने 2 घंटे के अंदर रोड बनवाई वो। और दूसरा एक गुड़गांव जाने के लिए भी पुलिया टूट गई। सरकार बड़ी सुनती है आपकी, सरकार आप रोड बनवा दे रहे हैं, कमाल है, 2 घंटे में रोड बनवा रहे हैं। नरेश जी कमाल हो गया। वो इसलिए सुनती है क्योंकि धरने पे बैठने के लिए मतलब सरकार तो काम कर रही है, फिर बिल्कुल सरकार से काम कराया जा रहा है। कर रही है ना। 37 धरने देके काम नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे होगा काम करवाने के लिए? चलिए एक बार पब्लिक का राउंड लगाते हैं, फिर लौटता हूँ आपके पास। हाँ जी बाबू जी बताओ के चले हेड है इन्हें छोड़ दो। सुनो भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब नहीं भाई साहब प्लीज रुकिए। हाँ जी सुनो ध्यान से जनता प्यारी, ऐसा मौसम आया है पूरे भारत में बल्लभगढ़ पहले नंबर पर आया है। किस चीज में है? गंदगी में। नाम धर्म जाति का लेकर जनता को भड़काते हैं, फूट डालकर जनता में आपस में उन्हें लड़ाते हैं, फिर करते हैं राजनीति की आड़ में और खाते दूध मलाई मिलकर जनता जाए भाड़ में। भाई कमाल हो गई, सुना अभी बात हो गई है तो। हाँ जी मैं संजय पांचाल, मैं भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और मैं 100% आपसे कहना चाहूंगा कि इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। अरे सवाल पूछो ना आप। बताएं कि अभी हमारे देश में ग्रोथ क्या है कृषि की एज प्रेजेंट, बता सकते हैं? बताइए। हमारे पांचाल साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कृषि के बारे में। कृषि के मामले में हरियाणा एकमात्र राज्य है जिसने 24 की 24 फसलों पे एमएसपी घोषित किया है पहले। ठीक है, रुके एक मिनट रुके पूरा करने दीजिए। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बागवानी कृषि की जो फसलें होती हैं उस पे भी इंश्योरेंस। आप नहीं बता पाओगे साहब मैं आ रहा हूँ, ग्रोथ पे भी आ रहा हूँ, मैं ग्रोथ पे भी आ रहा हूँ। जीडीपी नहीं बता पाओगे कृषि की? बैठो साहब मैं आ रहा हूँ, ग्रोथ पे भी आ रहा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर सबको पता हो भाई। हूँ। ये जी किसान की आय दुगनी करने के लक्ष्य में हम बिल्कुल अग्रसर हैं। और बात आती है जीडीपी ग्रोथ की, आप किसानों की आय देखिए कितने से कितने तक बढ़ी है। रुक जाए मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिर्फ 400 रुपये अनाज के ऊपर बनाया 1800 2200 में करने में, जबकि हर चीज़ दुगनी तिगनी और चौगनी महंगी हो गई है। और किसानों का वो हाल है अब की बार तो, जो इस सरकार की नीतियां फिर नजर आई हैं। जो इन्होंने कहा था गेहूं उठाने के 24 घंटे, जैसे ही गेहूं आएगा 24 घंटे में पेमेंट हो जाएगी, लेकिन कई महीने तक वहां पर अनाज पड़ा रहा, लोग वहां परेशान रहे। और कितना अनाज खराब हुआ इस सरकार में वो भी शायद आपने देखा होगा। मान साहब हम 2-2 रुपए के चेक नहीं देते किसानों को। हम ऐसे निर्दयी नहीं है कि आप जैसे आपने जो किसानों की दुर्दशा करी थी, मात्र 4 फसलों पे एमएसपी दी थी आपके साथ। किसानों को डायरेक्ट आड़त से डायरेक्ट पैसा मिलता था, लेकिन अब की बार ना आड़तियों पे पैसा था, क्योंकि जो वो पैसा था वो दे चुके थे। आप इतनी बात कर रहे हो, ये आईएनएलडी वाले कहते हैं कि आप लोगों ने कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। नहीं, विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका निभाई है और सत्ता में भी रहे हैं और सत्ता में काम भी किए। जो हुड्डा साहब के समय 10 साल में विकास हुआ था, मेट्रो आई थी, आईएमटी आई थी, कितने विकास के कार्य हुए थे। इन्होंने आज 10 साल के अंदर मेट्रो का एक भी पिलर बढ़ाया पलवल की तरफ या गुड़गांव की तरफ? हमारी सरकार होती तो उनकी पहली प्लानिंग थी गुड़गांव भी मेट्रो जाएगी और पलवल भी मेट्रो जाएगी। जो हमारे हुड्डा साहब के समय में विकास हुए, 10 साल में बिल्कुल विकासहीन हुआ फरीदाबाद। हरियाणा की दुर्दशा तो इसलिए हुई कि आपकी सारी चीजें प्लानिंग में थी। आपके आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट आप बीच में छोड़ के चले गए।
द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर लो, केएमपी की बात कर लो, केजीपी की बात कर लो, आपका विकास सिर्फ रोहतक तक सीमित रहा। रोहतक के बाहर कभी भी हुड्डा सरकार को हरियाणा ने कभी नहीं देखा। कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, कोई पूरा नहीं किया। जो हमारे प्रोजेक्ट हुए थे वो सारे शुरू हुए थे, पूरे हुए। मुझे ये बताएं, आप पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, ऐसा कांग्रेस कहती है, और आप कहते हैं कांग्रेस ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। देखिए, अगर बी टीम हम होते तो राज्यसभा में मेंबर इन्होंने भेजता था, एमएलए इनके पास है, भेजा कि उन्हीं बी टीम, तो ये खुद ही प्रूव हो रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये अपना मेंबर जरूर खड़ा करते राज्यसभा के लिए, पर इन्होंने समर्थन दे दिया। नंबर नहीं थे ना। बात तो वही है, आप लड़ना ही नहीं चाहते। लड़ने से पहले हमारा एक अकेला एमएलए है अभय सिंह चौटाला, और विधानसभा में कोई ये कह दे कि वो विपक्ष की भूमिका ना निभाता हूं, हर मुद्दे पे बोलते हैं, पर ये साइलेंट हो गए। अब लास्ट में आके अब आपके सामने है, अभी आपको खुद नजर आएगा, हुड्डा साहब खुद उनका समर्थन देते नजर आ जाएंगे। हमने खुलकर इनका 5 साल हुड्डा साहब ही तो बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। नहीं कर रहे होते तो अब आपके सामने है, नहीं तो राज्यसभा में मेंबर गया ना होता। इनका क्यों नहीं गया, उसका रीजन क्या है? इनके पास बिल्कुल नंबर ऑफ एमएलए थे। मानधीर भाई, लेट मी क्लियर, आपके पास मेंबर थे, आप लोगों ने राज्यसभा में अपना मेंबर नहीं खड़ा किया, इसका मतलब आप भी टीम है। दूसरी बात, हम हमेशा विरोध में खड़े रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी हो। जहां गलत होगा, जहां सही है हम आपके साथ, जहां गलत है हम जनता के साथ, और यही सच्चाई है। हम लड़े हैं, लड़ेंगे। ये इनके बिल्कुल गलत आरोप है। और जो भी हमारे हुड्डा साहब ने अभी देखो कैसा कैसा मजाक कर रही है कि बी टीम है। हुड्डा साहब आज सीएम बनने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये उनको उनका बी टीम कहती है। तो ये बी टीम, ये बातें सिर्फ उनसे निकलती हैं जो ऐसे लोग होते हैं, उनकी भावनाएं स्पष्ट होती हैं, जो कि आज के हालात को। अरे आपने उम्मीदवार नहीं उतारा। नहीं क्यों? हमारे पास अरे क्या, हमारे पास हर प्रकार के चेहरे, सीएम का चेहरा है, हुड्डा साहब का तो एक ही चेहरा है, सबसे ज्यादा यही चर्चा है। नहीं, चेहरा नहीं रहा तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा, जिसने हमेशा कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को उठा के बना दिया। जो किसान को जानता नहीं, किसान की भावनाओं को जानता नहीं, वो 9 साल 9.5 साल राज करके गए हैं, जो आज हरियाणा को गड्ढे में पहुंचाने का काम किया। आपके यहाँ से 1-2 सीएम और बता रहे हैं। कुमारी शैलजा भी सीएम है, मैंने सुना है। सुरजेवाला भी कह रहे थे मैं भी सीएम बनूंगा। मेरे को लग रहा है एक बंदर बाट चल रही है कि मैं भी सीएम, तू भी सीएम, हर कोई सीएम। हमारी कार्यकर्ताओं की, जो उन्होंने कहा था ना अभी सीएम की वो नहीं है लायक चेहरा, तो हमारी पार्टी जिसको भी चाहेगी सीएम बनाएगी। सीएम के लायक बहुत चेहरे हैं, क्योंकि पार्टी ने देश के लिए काम किया। बनना एक कोई है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हम हमारा सब तरह का पिछड़ी जाति से सीएम बनाएंगे। बिल्कुल जनता की आवाज होगी तो पिछड़ी जाति से भी सीएम बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। भाजपा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों एक ही थैली के चट्टे बैठे, दोनों मिले हुए हैं। आप भी तो साथ थे भाई साहब। नहीं, हम साथ थे। हमने किसानों के दमे नहीं छोड़ी आपने। किसानों के लिए हमने जो ना 24 घंटे के अंदर फसल खरीदी, और 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट दिलाई। आड़तियों को जो ना 1 महीने के अंदर पेमेंट दिलाई, नहीं तो 6-6 महीने पेमेंट नहीं मिलती थी। हमने तो किसान वर्ग के लिए, कमेरे वर्ग के लिए जो किया, पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 30% राशन डिपो के अंदर महिलाओं को आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने। इसका मतलब इस सरकार ने इतने काम किए हैं। 8% सरकार ने नहीं किए, दुष्यंत चौटाला ने किए। कौन? वो सरकार में तो थे। सरकार में थे, लेकिन हमारी जो इनके डिपार्टमेंट है उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए मरे पड़े हैं। आज ये वोट मांगने के हकदार भी नहीं हरियाणा। धनखड़ साहब, इसलिए ये काम सरकार के ही होते हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा से साठगांठ कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला को हराने के लिए। दुष्यंत चौटाला जो ना नए चेहरे के साथ, दो नौजवानों के साथ मैदान में आ गए हैं, और अगली बार दुष्यंत चौटाला सीएम। वो ऑलरेडी हार मान चुके, वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। आप बताइए, साठगांठ किसकी है भाई? साठगांठ एक का तो, 2 के तो कांटे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बावरिया निकाल चुके हैं जल्दी, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दिया कि जो एमपी हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो कांटे निकाल के एक साथ। हुड्डा साहब धीरे धीरे कांटे निकालते रहते हैं। और नेताओं की बहुत बड़ी लिस्ट थी। एक और चीज, हमारे देश के अंदर बेटियां हमारी और बेटे जो है मेडल लेके आ रहे हैं। सुन लीजिए, इस फरीदाबाद का हाल बताता हूँ। 180 करोड़ रुपए के अंदर स्टेडियम लगाया था, उसका पूरा का पूरा आज खंडर बना के छोड़ दिया, और फिर 350 करोड़ रुपए और अलॉट कर दिया मुख्यमंत्री ने। 500 करोड़ रुपए के स्टेडियम, और जिसके अंदर अमेरिका के अंदर मैच खेला जाता है 100 करोड़ रुपए में, 180 करोड़ रुपए के अंदर 5 दिन के अंदर स्टेडियम खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर वर्ल्ड कप हुआ। हमारी टीम ही लेके आई, इंडिया की टीम, वर्ल्ड कप। यहाँ तो ये हाल है, 500 करोड़ के अंदर स्टेडियम नहीं बना पाए। हमारे बहन बेटियां कहाँ खेलने जाएंगी? मेरा बच्चा भी खेलने जाता प्राइवेट, जिसके अंदर आज शूटिंग कर रहे हैं वहां भी प्राइवेट। इनके पास कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है खेलने के लिए। हमारे बच्चे बाहर
ये ऐसा नीति है इनके पास में कि हमारे बच्चे खेलेंगे कैसे? अब मेरा एक सियासी सवाल है। सियासी सवाल दूसरा, एक चीज रुक जाइए, अरे आवाज किस चीज की आ रही है यहाँ? अरे रुक जाइए ना, आवाज आ रही है, नहीं आ रही? अरे आप उसे छोड़िए ना, मेरी बात ना, सुनिए। लाइट ही नहीं आती यहाँ पे शहर अच्छा के ठीक अंदर। है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं यहाँ पे आया था पिछली बार इलेक्शन में, तब आम आदमी पार्टी वाले हाथ का साथ लिए फिर रहे थे। 2 महीने बाद ही आप उनकी बुराई कर रहे, चलेगा कैसे? बुराई नहीं, आपने क्या बोला? केंद्र के अंदर हमने जो सत्ता के जो मिसयूज हो रहा है, झारखंड के सीएम को जेल के अंदर किसने डाला था? इसी मोदी ने डाला था। फिर 5 महीने बाद अरे मेरी बाहर बात कैसे आ सुनिए गया? भाई, अगर हरियाणा में कांग्रेस अच्छी है या नहीं है? हरियाणा में कांग्रेस हम कब कह रहे हैं अच्छी है? अगर काम किए होते तो हम कह देते अच्छी है। लोकसभा में आपने हाथ पकड़ लिया उनका, और 2 महीने बाद ही कह रहे हैं वो बुरी है। लोकसभा के चुनाव के लिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि बुराई किसी की नहीं है। पब्लिक को पसंद नहीं आएगा। नहीं, पब्लिक को हम कब कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी पहले से काम करती है। आपकी जो मैं कह रहा हूं जनरेटर की आवाज बिजली के लिए देख लीजिए, 24 घंटे की हम गारंटी दे रहे हैं और विदाउट गारंटी कार्ड बांट रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे। हरियाणा के अंदर भी देंगे और दिल्ली और पंजाब के अंदर 90। भाई मेरा सवाल डक कर गए। नहीं, डक नहीं कर रहा मैं उसके सवाल को। अच्छा, 2 महीने पहले आप कह रहे थे हाथ को जिताओ, अब कह रहे छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व ने जो किया था फैसला, जो अगर सबको ईडी सीबीआई के लिए जो और पार्टियां कल के लिए उसके भी नेता डाले जा रहे हैं जेल के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं डाले जा रहे। मैं तो सीधी बात कहूंगी, पूरे फरीदाबाद की एक ही लड़ाई है, पीने का पानी, सीवर, सफाई और सड़कें। आप ये बेसिक चीजें दे दीजिए फरीदाबाद को। इसके अलावा फरीदाबाद ने आज तक कोई ये बता दे, कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन गया हो, छायसा का नाम लिया, जो आज तक सिर्फ पेपरों में है, वहाँ डॉक्टर हैं पर सुविधाएं नहीं हैं। कोई बड़ा मुझे उसके बाद कॉलेज बता दीजिए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बता दीजिए। यानी आज भी फरीदाबाद की जनता बेसिक चीजों के लिए लड़ रही है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे तो बहुत बात की बात है। नया कॉलेज भी नहीं लाया क्या अफसर यहाँ? सब मेडिकल कॉलेज भी लाया, अमृता हॉस्पिटल को भी हम फरीदाबाद मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट। पूरी बता देता हूँ, ठीक है। अमृता हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वाईएमसीए कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाकर आज के समय में वाईएमसीए एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाई है। वाईएमसीए का नया कैंपस भी अलॉट हुआ है। पानी बड़ी बेसिक नेसेसिटी है, वो जो दिक्कत है दूर कराइए ना। बिल्कुल जी, पानी बेसिक नेसेसिटी है। फरीदाबाद के बहुत सारे इलाकों में यमुना से पाइपलाइन जोड़ के उस पाइपलाइन को जोड़ा गया है। पानी की स्थिति बहुत जगह पे स्थिति है। कूड़े की बात करें तो इको ग्रीन का टेंडर नायब सरकार ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया, नया टेंडर फ्लोट हो गया, हर जगह से कूड़ा उठ रहा है। जो पुरानी ऐप 311 ऐप थी उसको तो फरीदाबाद स्वच्छ शहर करके दोबारा उस ऐप को हरियाणा स्वच्छता के करके लॉन्च किया गया है। चलिए हम आज के समय में मैं हर किसी को बोलता हूँ वो ऐप डाउनलोड करें। अगर 2 घंटे में आपकी मुसीबत का निपटारा नहीं होता है तो चलिए रुक जाइए 1 मिनट। मैं आपके बीच में आऊंगा भैया, हाथ उठा लेना जिसको बोलना है। मैं आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ, पहले राउंड पूरा कर लूँ। मुझे एक बात बताएं मान साहब, ये जो बातें तमाम हो रही हैं इन सबके बीच में फरीदाबाद की स्थिति, इसकी सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है जिसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, जो कह रहे हैं ना स्वच्छ शहर है फरीदाबाद के अंदर आज इतने कूड़े करकटों के ढेर पड़े हैं जिनकी वजह से हजारों प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं और लोग मर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी इनके पार्कों में जाके देख लो, कहीं कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, कहीं कोई काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे जब मोटा मुद्दा तो गंदगी का है, क्योंकि जब तक इंसान स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो कर क्या पाएगा। मुद्दे तो सारे हैं, हर मुद्दे में फेल रही है सरकार, किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। तो सब ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर हुई है यहाँ पे? कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर नहीं हुई, बदतर हुई है। आज जितना परेशान फरीदाबाद है, इतना परेशान कोई भी प्रदेश में कह सकता हूं नहीं हो सकता। फरीदाबाद को स्वच्छता में नंबर 1 गिना जाता था, आज गंदगी में नंबर 1 फरीदाबाद को गिना जा रहा। फरीदाबाद का क्या बदला फरीदाबाद में? जब से नायब सैनी की सरकार बनी है, सिर्फ फरीदाबाद नहीं, सारा वो तो 70 दिन सारे हुए हैं, मैं तो पूरी बताऊं ना। सारा हरियाणा बद से बदतर हो गया है। और चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे जो ना शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, हर जगह जो ना नायब सरकार फैल हुई है। और मनोहर लाल सरकार में दुष्यंत चौटाला जी ने विकास के कार्य किए थे, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे जो ना अपने पंचायत विभाग में हो। मतलब बाकी जितने मंत्री थे उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ दुष्यंत जी ने ही काम किया। दुष्यंत चौटाला जी के पास जो विभाग थे उनमें जो ना सरेआम दिखाई देता है उन्होंने कार्य किया। चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, पहले चाहे 2-2 साल तक मुआवजा नहीं मिलता था। इस गठबंधन ने सिर्फ मिलकर मलाई चाटी है। जब गठबंधन टूट गया
तो भारतीय जनता पार्टी वाले इन पे आरोप लगाने लगे कि दुष्यंत ने शराब का घोटाला किया, वो घोटाला किया। ये गठबंधन तो आपका भी टूट गया उनके साथ। गठबंधन हमारा उसके था, लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा में नहीं किया। हमें नहीं है जरूरत गठबंधन की, इसीलिए वो लोग कांग्रेस की आज बुराई कर रहे हैं कि उनको गठबंधन के साथ नहीं लिया। हमें जरूरत ही नहीं है तो हम किसी को गठबंधन के साथ क्यों लेंगे? हमें आम आदमी की जरूरत नहीं है किसी की। बुराई तो तब जरूरत कहाँ थी आपको? पिछली बार भी, पिछली बार लोकसभा में पूरी हरियाणा में जरूरत थी आपको। मेरी बात सुनो, जब भी हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया सोच समझ कर लिया। गठबंधन या कोई भी समझौता जब तक चलता है जब तक एक दूसरे सही नजर आ रहे हो। सुशील गुप्ता जी आए थे हमारे कार्यक्रम में, वो कहते हैं ये जो 5 सीटें आई हैं ना, ये हमारी बदौलत आई हैं, वरना 2 ही आती कांग्रेस की। नहीं, देखो मैं ये कहूंगा कि कुछ फर्क जरूर पड़ा होगा, लेकिन हमारी हर सीट बहुत मार्जिन से जीती है और अब की बार हरियाणा में बिल्कुल बहुत बहुमत के साथ। हाँ जी, पब्लिक की बारी, एक एक करके आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ एक एक करके। हाँ जी, खड़े हो जाइए भाई साहब। तो मैं इन्हें से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब इनके मुख्यमंत्री थे तो वो एक अपना उद्बोधन देते थे कि फरीदाबाद को फकीराबाद बनाऊंगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। और इतनी पुरानी हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ कांग्रेस के नेता हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन से कोई मंत्री ऐसा क्यों बोलेगा? माननीय मुख्यमंत्री उस समय के चौटाला जी ने खुद ही मंच पे कितनी बार ऐसा बोला है, कितनी बार। फरीदाबाद के आप 20 साल पहले किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी भी लोक नेता, उन्होंने ये बात कहा है उन्होंने। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के आप किस पार्टी के यहाँ पर नाम आए हैं? यहाँ कांग्रेस, यहाँ शैलजा की कांग्रेस आई है। अब ठीक है, हाँ जी सर, मैं एक आम नागरिक हूँ। 1 मिनट रुक जाइए भाई, एक सवाल है आपके लिए, सुन लीजिए। सर, मैं एक आम नागरिक हूँ। जब मैं 2014 से पहले की बात करता हूँ तो उस टाइम क्या था कि मेरी इनकम 2000 रुपये की थी, आज मेरी इनकम 40,000 रुपये। मैं सीधा बताता हूँ कि रोजगार मिला है। और इनमें से जितनी भी पार्टियाँ ना सब खाऊ हैं, अपनी जेब भरती हैं और ले जाती हैं। कोई विकास नहीं करता इस दुनिया में। समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? अगर आपकी तनख्वाह बढ़ी, क्या शहर की हालत नहीं बदले? वैसी की वैसी है और खराब हो गई? बदले, बहुत बदले हैं। शहर के आज रोडें बनी है, बहुत बदली है। पहले तो इनके राज में कांग्रेस हो, नैलो, कोई भी हो, इनके राज में तो इतने तक पानी भरते थे गोडे गोडे। आज कोई पानी नहीं भरता है। इतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना नहीं है उतना होना चाहिए। ये सच्चाई है। अरे भाई, आज की डेट में सच्चाई है, उतना पानी नहीं है। सर एक मिनट, ये जो आदमी बोल रहा झूठ बोल रहा। कल परसों बरसात हुई, घोट पानी में लेकर गया था। हाँ, ये बात घोट पानी में लेकर गया था। कल परसों बरसात हुई, ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई है सर, आज की डेट में पानी है, वह उतना नहीं है जितना होना। हालात बदले, आप ये कह रहे हैं? हालात बदले। मेरे घर में 24 घंटे पानी आता है, मेरे घर के अंदर। मैं नाइटी का ही रहने वाला, शहरी इलाके का ही। मेरे घर में 24 घंटे पानी आता है और मेरे यहाँ कोई सीवरेज में पानी नहीं भरता। नहीं तो पहले घर में हमारे क्षेत्र के MP साहब और 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, शांत हो जाइए भाई, अपनी अलग से चर्चा मत शुरू करिए। हमारे क्षेत्र में BJP के MP साहब हैं, MLA साहब हैं, इन मंत्री भी हैं। इन दोनों ने हमारे क्षेत्र में फरीदाबाद के अंदर कोई विकास नहीं किया है। इन्होंने केवल अपना घर भरा है। मैं केवल मोदी साहब से या BJP पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी के लोगों को शामिल करते हैं वो चोर है, डकैत है, उसने इतने का घोटाला कर दिया। वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे वो वाश हो जाते हैं? वो पाउडर हमें भी मिलना चाहिए। आ रहा हूँ जी एक एक करके। कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई आपके पास? हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जी। जिस पर आरोप सिद्ध हो जाता है, भाजपा तुरंत प्रभाव से उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है। किसी भी तरीके का इस तरीके का काम हमारी पार्टी में नहीं होता है। ये तो हुड्डा साहब वाले बताएंगे कि कैसे कैसे काम करते थे। क्या जी साहब, थोड़ा आरोप सिद्ध हुआ था? सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगा था। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो कि हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली वो खिलाड़ी, वो महिला लड़कियां जिन्होंने विदेशों में की धरती पे अपने देश का गौरव बढ़ाया था, उनसे मिलने तक भी नहीं आई, उनकी कोई सुनवाई नहीं की सरकार ने। आप कुछ कह रही थी, उन्होंने कुछ कहा। मैं उन्हीं की बात का जवाब देना चाहूंगी। कौन सा ऐसा CM होगा जो अपनी स्टेटमेंट में ऐसी लैंग्वेज यूज करता होगा? पहली बात तो भाई कहते हैं ना, बिना ज्ञान के बोलना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग वही तो कहना चाह रही, चिंता मत करो। आप जिस दिन उतर गए आपके भी एक एक करके जाएंगे। फरीदाबाद के 1 मिनट मैडम धमकी दे रही है। इनको यही करना आता है, इन लोगों को यही करना आता है। आप ये बताइए, सांसद पे देखिए तो सही, सुनिए। इस सांसद ने पूरा नहर पार ले लिया। नहर पार के बाद अब आप ये NIT में एंटर कर चुके हैं।
यामा प्लांट लिया, बाटा का प्लांट ले लिया। आप ये बताइए ऐसी कौन सी मशीन अंदर लगी अगर आपने सही तरीके से भी लिया? 156 करोड़ एकदम से कहां से आए? किसने लिया मैडम? कौन सी कंपनी ने लिया? मैडम कौन सी कंपनी ने लिया? आप सब जनता जानते हैं किसने लिया। मुझे बातें बनाने के लिए कितनी बातें बना लीजिए, बातें बनाने के लिए कितनी बातें बता लीजिए। एक कंपनी ने लिया है, वो किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं लिया किसी ने। जहाँ बैठे हैं आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे इस सड़क पे निकल जाइए, मिलन 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 नजर आएगा। भैया ऐसी कौन सी मशीन लग जाती है? बहन जी, अगर कोई व्यापार कर रहा है, सही तरीके से व्यापार कर रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं कि हम चौटाला साहब की तरह जमीन हथियाएं, स्कैम करें और जेल में जाएं? हमारे मुख्यमंत्री एकदम पाक साफ है। आपको दिक्कत इससे है, एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है तो आपको दिक्कत है। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना होता, 13 महीने किसान जब बॉर्डर पे बैठे रहे तो वो किसान पुत्र क्यों नहीं गया? आज जब अम्बाला बॉर्डर पे किसान बैठे हैं तो वो किसान पुत्र क्यों नहीं गया? आप सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगा सकते हैं। और वाकई में अगर फरीदाबाद फकीराबाद बना तो अब पिछले 10 साल में बना है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा खाया, 200 करोड़ रुपए नगर निगम के, बहुत क्लियर है। नरेश भाई एक बात बताइए भाई। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, बैठ जाइए भाई साहब बैठो। मुझे एक बात बताओ कि पूरे हरियाणा में जो होगा वो तो अलग बात है, आपको एक एडवांटेज तो फरीदाबाद में मिलना चाहिए कि दिल्ली साथ में लगता है, कोई उम्मीद है या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। आज तक इस देश के अंदर कोई भी नेता कभी भी इन नेताओं की पेंशन नहीं बंद कर पाया। 4-4, 5-5 बार की एमएलए MP पेंशन लेते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर सिर्फ एक पेंशन दी है, बाकी सबकी काट दी। वो पैसा आपका पैसा था, आपके पास दे रहे हैं। और जिस आकाश तले खड़े हैं और दूसरा आकाश सिन्हा के मंत्री ने ले लिया। आकाश सिनेमा होता था यहाँ पे, उस जमीन को कोई ले नहीं सकता था, उसको भी खरीद के बैठ गए मंत्री जी यहाँ पे। और जो ये फरीदाबाद की कहते हैं बल्लभगढ़ लास्ट मेट्रो है, उससे आगे के लिए पलवल बोल के गए थे, आज तक पलवल तक मेट्रो नहीं पहुंचा पाए। फिर ये 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो हरियाणा के ऊपर किया है, इसी भाजपा सरकार ने किया है। आपका बच्चा जब पैदा होता है, कई लाख का कर्जा आपके बच्चों के ऊपर है। इनसे पूछे जितने भी यहाँ कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कौन सी मदर यूनिट लेके आए? ये कह रहे थे कि कोई भी बिजनेसमैन खरीद सकता है, बाटा खरीद सकता है, टाटा खरीद सकता है, आटा खरीद सकता है। आटा तो ये गरीब लोग खरीदते हैं। एक मिनट इसका जवाब दूंगा, कौन सी यूनिट लेके? तो वो देंगे ना मंत्री। जवाब लेके फिर जाता हूँ। हाँ जी बताइए साहब, क्या आज के समय में कोई अपने GDP 2% है इंडिया में। अरे आप उनको छोड़िए, सवाल का जवाब दीजिए साहब। क्या आज के समय में कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी से काम नहीं कर सकता? क्या वो नेता है तो वो क्या काम नहीं कर सकता? क्या मदर यूनिट की आप बात कर रहे हैं? मदर यूनिट के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। आप उसके अलावा देखिए IMT में देखिए आप, IMT में कितनी नई इंडस्ट्रीज लगी हैं, कितनी नई इंडस्ट्रीज IMT में लगी हैं। FDI ग्रोथ की हम बात कर लें, FDI ग्रोथ में फरीदाबाद गुड़गांव में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। रुक जाइए। एक मिनट जी, सारे युवाओं को रोजगार की स्थिति इन्होंने बस से बदतर कर दी है। सारे जो प्लांट JCB से लेकर जितने भी बड़े प्लांट थे सारे पलायन कर रहे हैं। और ये जो खस्ताल सड़कें की जो बात कर रहे हैं ना, बना दिया ये। सड़कें बन गई हैं, सड़कें बन गई, इनके रोड मैप में बन गई है, इनके सरकार के बजट में बन गई, धरातल पर कुछ नहीं बना है। आप चलें तो रोड पार करके देख लें, नालों से भरा पड़ा है। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ फरीदाबाद की क्षेत्रवाद लोगों से, नरक और स्वर्ग क्या होता है? अगर नरक देखना ना, आ जाओ डोबुआ कॉलोनी, आ जाओ कपड़ा कॉलोनी, आ जाओ गाजीपुर, मैं दिखाता हूँ। हम जब जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं तो पैंट ऐसे ऊपर करके जाते हैं। मेरी सिस्टर आई थी कल, ऑटो से गिर के हाथ पैर टूट गए उसके। इनके राज में 10 साल में क्या क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। 2400 स्कूल बंद हुए गवर्नमेंट के, सहमत हो नहीं हो? पब्लिक से बात नहीं करनी, मुझसे बात करनी। 2400 स्कूल बंद हुए हैं और मेट्रो का एक भी लेकर आया हूँ। 2600 स्कूल बड़े हैं, बंद नहीं हुए हैं। आप डाटा ले लीजिए, कांग्रेस की सरकार में 18,600 कुछ स्कूल होते थे, आज के समय में 21,000 के आसपास। लूट मचाई है, सिर्फ कागजों पे काम किया, धरातल पे कोई काम नहीं किया। इन्होंने कई प्रोजेक्ट वहाँ पर पेलक का भी बताया था कि वहाँ पर बनकर तैयार हो गया, लेकिन खाली जमीन पड़ी हुई है, कहीं पर इन्होंने कोई विकास के काम नहीं किया, सिर्फ लूट मचाने का काम किया है। और भारी लूट मचाई है। आज पूरी जनता कह रही है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, कि 10 साल में फरीदाबाद का हाल हुआ है। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो गड्ढे में ले जाने का काम किया, कांग्रेस ने तो 10 साल पहले तक खड़ा किया फरीदाबाद को ही नहीं, पूरे हरियाणा को खड़ा। एक मूल प्रश्न में आता हूँ, रुकिए। फरीदाबाद में
हाँ हाँ लो जी, पहले अपनी बात कहो, क्वेश्चन ना पूछूं मैं, पहले हमारी अपनी बात बताओ, अपनी बात बताओ। दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए हैं उनके बारे में तो मैं बताऊंगा। बताओ ना। तो जो दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से पंचायत, फरीदाबाद को क्या मिला? फरीदाबाद को बहुत कुछ मिला। फरीदाबाद में 25 करोड़ रुपए हर विधायक को पीडब्ल्यूडी की सड़कें ठीक करने के लिए, नहीं बनवाने के लिए दिए गए। हर विधायक को हर साल दिए गए हैं। तो फरीदाबाद में रोजगार देने के लिए उन्होंने सरकार से, उन्होंने जो ना अब हरियाणा के अंदर खरखोदा के अंदर अपना जो मारुति का प्लांट लगाया, हीरो होंडा का प्लांट लगाया, मानेसर के अंदर एक अमेजन। मैं फरीदाबाद कह रहा हूँ, आप फिर चले गए मानेसर। नहीं, फरीदाबाद में जो मैं बता रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं सुन तो रहा हूँ भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट है, पंचायतों का डिपार्टमेंट था, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया और युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत सारी प्लानिंग बनाई गई। तो इसलिए जो है ना, दुष्यंत चौटाला ने जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, किसानों वर्ग के लिए जो कार्य किए, उसके बेस पे हम आने वाले चुनाव में वोट मांगेंगे। किसान और कमेरे वर्ग के दो जवान। अब सवाल पूछूं? सत्ता के संग्राम में दो जवान आए मैदान में, अब की बार जो है ना रहेगा। अब मैं सवाल पूछ लूं? सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा गया कि मुकाबला होगा तो बीजेपी और कांग्रेस में होगा सीधा सीधा, तो फिर बाकी पार्टियां, जेजेपी कहाँ है? कौन कह रहा है ये बात? है ये तो आप कह रहे हो। गलत कह रहे हैं हम? जनता कह रही है। दो नौजवान आए मैदान में सत्ता के संग्राम में, दुष्यंत चंद्रशेखर साथ साथ, और न रहेगा कमल, न रहेगा हाथ। अच्छा, चंद्रशेखर आ गए हैं तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, एक एक करके मान साहब, सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस या आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, सब मुकाबले में हैं? देखिए, अगर जो कहीं मुकाबले में दूसरे नंबर पर है तो भारतीय जनता पार्टी है। पहले नंबर पर सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि अब की बात पूरी पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और अब भी जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज हरियाणा के विकास का सवाल है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। ये जो गठबंधन हुए हैं, ये इतने सारे गठबंधन हो गए, मैं कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी। नहीं, देखो, हर पार्टी को अपना इलेक्शन लड़ने का हक है और हर गठबंधन अपनी कोशिश कर रहा है, अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन आज जनता की सिर्फ एक ही आवाज है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। मुकाबला एक तरफा कांग्रेस सरकार आ रही है। बीजेपी से? बीजेपी सेकंड नंबर पे मैंने बताया था, दूसरे नंबर पे नहीं, वो बता चुके, हुड्डा साहब बोल चुके, वो है ना भाई? बिल्कुल। मुकाबला बहुत सारी पार्टियां हरियाणा में। मैं पहले गठबंधन की बात कर लूँ जी। इन्हें लो जसपा की 0 + 0 = 0, ठीक है। पर मेहनत हुड्डा साहब ने पूरी की हुई है। हरियाणा में मुख्य पार्टी के तौर पे भाजपा है। भाजपा चुनावी मूड में है, चुनाव लड़ने को तैयार है और 100% तीसरा कार्यकाल भाजपा को मिलेगा। 0 + 0 0 कह रहे हैं गठबंधन को। वो ऐसा है, ये तो वक्त की बात है, वोटर डिसाइड करेगा और कोई समय नहीं है। 25 दिन के बाद इन्हें भी नजर आ जाएगा, आईएनएलडी बीएसपी की सरकार बनेगी, तब मैं इन्हीं से पूछ लूंगी। और दूसरी बात ये रही, कहने, करने और कथनी में फर्क है। अगर इन्हें डरना होता तो 2 दिन पहले, अब जो 834 करोड़ की इन्होंने संपत्ति कुर्क की है, यही थोड़े दिन पहले करके दिखा देते तो हम मान जाते कि ठीक है। तो ये ठीक किया या डर के किया? ये डर देखिए, नहीं, चार्जशीट तो आप भी दे रहे थे ना। सुनिए, अगर ये 10 साल पहले अगर इन्हें पता है तो पहले करते। अभी ठीक इलेक्शन से 2 दिन पहले क्यों किया गया? गलत किया, मैं तो मानती हूँ गलत किया। और दूसरी बात, चार्जशीट तो आप ही ने सौंपी थी। अगर हमने सौंपी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? कार्रवाई हुई गलत है या लेट हुई है, ये बताइए। ना, लेट और गलत इसलिए कहूंगी कि 2 दिन 3 दिन पहले क्यों? यही 2, 4 साल, 5 साल पहले करते तो हम कहते सही था। अब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़ाई लड़ो तो आपस में लड़ो, वोटर के ऊपर डिसाइड कर दो वोटर किसे पसंद करता है। और मैं तो मानती हूँ इस बार आईएनएलडी बीएसपी की सरकार बनेगी और इन लोगों से वक्त दूर नहीं है, 25 दिन बाद फिर पूछ लेंगे। ये चुनाव आता है तो ईडी क्यों ले आते हैं आप? ये हम ईडी नहीं लाते, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम करती है। और जिसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप पाक साफ हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आज के समय में कोर्ट है, सब चीज़ें हैं। अगर आपको दिक्कत है तो कोर्ट जाइए। ईडी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सरकार का ईडी की गतिविधियों में किसी भी तरीके सिर्फ जो इनको ताकतवर दिखता है उसकी मेंटली हैरेसमेंट करने की वो है बिल्कुल, और उनको परेशान करने का और उनका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करने का इनका प्रोग्राम रहता है।
ताकि ये डर के मारे कहीं वो निकल। चुनाव के समय ईडी लाए हैं। बिल्कुल, वहाँ केजरीवाल जी को भी देख लो, पहले चुनाव के समय पे वहाँ पे ईडी ठोकी थी, और जहाँ भी ये चलिए उन्हें तो 1.5 साल हो गए। आपके पार्टी के अलायंस में थे सिसोदिया साहब, कब अरेस्ट हुए थे? शिकायत तो आप ही ने की थी। देखिए, मैं आज फरीदाबाद की बात करना चाहता हूं ज़्यादातर तो, और हरियाणा की बात करना चाहता हूं। हरियाणा का जो विकास जो आज बिल्कुल विकासहीन हुआ, चाहे वो आज किसी क्षेत्र में भी देख लो, आज नौजवानों को देख लो, जो इन्होंने रोजगार देने के काम किया, वादे किए थे, आज कहीं भी नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, भटक रहे हैं, उनकी मानसिकता खराब हो रही है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं आज हमारे नौजवान। और जो पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये रोजगार है, वो रोजगार, जब सब पकौड़े तलने लगेंगे तो खाएगा कौन? सब पकौड़े तलने लगेंगे तो खाएगा कौन? सब मत तलो भाई। है तो जो काम जिसका है वो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार को नौकरियां देने की जो बच्चों को आवश्यकता थी, वो सारी नौकरियां रोकी हैं। आपके वकील ने नौकरियां रोकी हैं कि नौकरियों पे रोक लगाई जाए। जयराम रमेश जी कोर्ट में गए हैं कि नौकरियों पे भर्ती रोको गैंग के तौर पर आपकी पार्टी काम कर रही है। आपकी पार्टी जहाँ पर भ्रष्टाचार फैलता हुआ, भ्रष्टाचार को रोकने की पार्टी ने कोशिश की है, कोई नौकरी रोकने की कोशिश नहीं की। कितने खाली ऐसे पद हैं जो पहले नौकरी के रिक्त हुए पड़े हैं, उन पे क्यों नहीं बिठा देते ये लोगों को? ईडी की रेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। क्यों? वो ऐसा है, 2016 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, आर के आनंद ओपोजिशन के नेता थे, तो इन्होंने पैन बदलने का कार्य किया था, और जो भाजपा का समर्थित उम्मीदवार था उसको जिताने का कार्य किया था। इतने ही एमएलए 2020 के अंदर थे, जब जो ना इसको दुष्यंत ये अपना दीपेंद्र हुड्डा को जिताने का कार्य किया था। अगर उस समय अगर बीजेपी चाहती तो इसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर सकती थी और जितवा सकती थी, लेकिन नहीं जितवा। ये इससे सिद्ध होता है कि भाजपा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए हैं, और आने वाले समय में अगर कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थित एमएलए जीता, समझो भाजपा का जीतेगा। अच्छा, ये सब जुमले वाली बातें हैं, क्योंकि हुड्डा साहब खुद सीएम की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मिले हुए हैं, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। अब इस रिजल्ट, इसमें भी रिजल्ट देखा होगा आपने, इस लोकसभा के में भी, और अब की बार भी पूरी तैयारी है उनकी, वो लड़ेंगे। लेकिन अगर जो फूट का काम करते हैं तो इनकी पार्टियां करती है, कभी चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं, कभी कोई अलग हो जाते हैं, कहीं एक दूसरे पे आरोप करते हैं। आपके भी तो बहुत छोड़ के चले जाते हैं, किरण चौधरी भी तो चली गई। देखिए, मैं ये कहूंगा कि पार्टी जो जिस लायक होता है उसको वो चीजें देती है, जो उसे पसंद ना आए, जो जिस लायक नहीं उसे ना दे, तो रूस के बेशक कोई भी जा सकता है, मैं उसमें ये नहीं कह सकता। 4 तारीख के बाद भाजपा और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। पार्टी लायक आदमियों को ही आगे करती है। वरुण भाई, यहाँ जितने मजदूर लोग खड़े हैं ना, ये सारे के सारे बाहर से, यूपी से, बिहार से यहाँ आते थे कि फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है और फरीदाबाद इंडस्ट्री कहलाता था। लेकिन यहाँ आके पता चलती है कि बेचारों को मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि रोजगार तो सारा चला गया यहाँ से। जब रोजगार नेता खा जाएंगे तो इन रोजगार बेचारे जो बाहर से नौकरियां करने के लिए आते थे, मजदूरी कहाँ करते हैं लोग? मजदूरी इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं ना। सिर्फ जो भाटा बन रही है उसके अंदर मकाने ईंटें ढोके लगाएंगे, और जो बेलदारी का काम करते हैं यहाँ पे आके, जो अच्छी नौकरियां करने के लिए आते थे, जहाँ पे यहाँ पे कहते थे एस्कॉर्ट थी, पहले यामा थी, इसीलिए काम करते थे कि यहाँ पे आके कम से कम एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन जब मंत्री जी अपनी यामा के अंदर, बाटा के अंदर ईंटें लगाने के लिए इनको लगाएंगे तो कैसे काम मिलेगा? इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये सारे के सारे आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, इजराइल तो हरियाणा के अंदर भेज देते हैं। किसके बच्चों को भेजा गया? इजराइल। जब इनके पास नौकरी होती तो नौकरी यहीं देते ना, इजराइल मरने के लिए क्यों भेजते, जहां जिस देश के अंदर लड़ाई हो रही है। और बहुत सारे मुद्दे। एक आखिरी बार पब्लिक के बीच फिर आता हूं मैं। हाँ जी, बाबूजी कुछ कहना चाह रहे थे? आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। खड़े हो जाओ। दिक्कत बताओ क्या है? ये है जी, बीजेपी जब इतनी अच्छी पार्टी है तो ये विधायकन के और मंत्री के टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? कहाँ कट गया? कौन ने कह दी? अखबार में छप रही है। अभी छपी, अभी ये कभी ना कटी? कटी है। अच्छा, कटी है तो टिकट कट गई, इसका मतलब काम नहीं किया। और क्या, काम होना ना बढ़िया। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत यही है, प्राइमरी में बालक कैसे पढ़े? प्राइमरी में बालक एडमिशन नहीं हो रहा? एडमिशन नहीं, स्कूल बंद हो रहे हैं प्राइमरी। अच्छा, स्कूल बंद हो रहे हैं, आपके बालक का एडमिशन नहीं हुआ क्या? प्राइवेट में जाऊँ? प्राइवेट में जाऊँ। अच्छे स्कूल नहीं है? चलिए ठीक है। हाँ जी, बोलो, माइक छोड़ दो। हाँ जी, सब 1 मिनट ध्यान से सुनो। जो भी अच्छे पेपर होते हैं, नीट के या कोई भी XYZ एग्जाम, बच्चे क्वालिफाई करने को तैयार होते हैं, ये पहले ही लीक कर देते हैं इस पेपर को। भाई फोर किस लिए किया जाता है? मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और पेपर लीक कर दिए जाते हैं। कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है।
और ध्यान से सुनो, ये जुमला है, जुमले बनाते हैं, कहते हैं हम पेंसिल कर देंगे। अरे पेंसिल से कई सालों नीम ही ना रखा, वो पेंसिल कहाँ था होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा छोड़ो मेरा सवाल। एक मिनट, लिसन टू प्रॉपरली। हाँ, पढ़ी लिखी डबल एम में। अरे मैं उससे आपकी पढ़ाई पे सवाल नहीं है, मेरा सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो। सवाल मत पूछो, मेरा सुनो। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, एक सवाल। पहले मेरी सुनो। हाँ जी, मेरी बात सुनो। पता लग गया। हाँ नहीं, मेरी बात सुनो। यहाँ जो इतने गरीब बच्चे खड़े हैं, क्या कहा था पहले? लगता ही 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख हम नौकरी देंगे। भाई मुझे बता दो, कोई बच्चा कितनी नौकरी लगा? अच्छा कहते सुरक्षा। और अभी एक मिनट भाई बोल लूंगी। हाँ 1 मिनट, 2 मिनट लूंगी। एक सवाल मेरा बस, जल्दी से। मेरा सुन ले बेटा, मेरा सुनो। कहते सफाई, कोई माई का लाल मेरे साथ चलने वाला हो, मैं एक एक गली, एक एक ऊंचा, एक एक कॉलोनी सारी दिखाती, आई डोंट हु हर चीज बताऊंगी, कहाँ कितनी गंदगी है। अच्छा मुझे बता दो, हरियाणा के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है ये बताओ। अरे अब ऐसे अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है हरियाणा में। हो गया। हाँ जी आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। रुक जाओ 1 मिनट बाबू जी, नाम बताओ अपना। अर्जुन साहब। अर्जुन बताओ क्या दिक्कत आ रही है भाई? तो राजनीति की बात है, जो कि जहाँ नेता खड़े होंगे वहाँ राजनीति की बात होगी। के बात होते हैं। जो बीजेपी ने जो काम किए हैं, जो कि हमारे गरीब मजदूर को जो देखे हैं बीजेपी ने, आज लॉकडाउन से अगर गरीब को नहीं देखे होते, गरीब भाई को, तो आज गरीब भाई भूखे मर जाते हैं। आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया गरीब भाई के लिए, आज उसने हर काम किया गरीब भाई के लिए बीजेपी ने। और आज हम बिहार का रहने वाले हैं, बिहार में भी 12 बजे रात में बहू बेटी घर से नहीं निकलते थे, आज बहू बेटी घर से निकल रहे हैं और बाहर में दादी की तरह घूम रहे हैं। हम यही कहेंगे, बीजेपी हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। फरीदाबाद जैसे लोकसभा हॉट सीट थी, ऐसे ही ये बल्लभगढ़ विधानसभा में हो रहा है, तो ये बल्लभगढ़ भी हॉट सीट है। ये देखने वाला जो भी रहेगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा। ये बाकी पार्टियां सपोर्टेड पार्टियां, बट जो चीफ मिनिस्टर बनेगा या तो वो कांग्रेस से बनेगा या बीजेपी से बनेगा। और जैसे कृष्ण पाल गुर्जर जीते हैं, वैसे ही मूलचंद शर्मा आप देखना वो जीतेंगे। टिकट ठीक है। हाँ जी नहीं बोलना है। हाँ जी कोई और? शास्त्री जी के पास तो आ लिया मैं पहले, कोई और भाई, कोई और किसी को है इच्छा? नहीं, चलिए ठीक है 1 मिनट। अब चलिए जल्दी से मैं अपने फाइनल राउंड की ओर आता हूँ। 6 सीटें फरीदाबाद में, 5-1 मान लेते हैं, अगर पृथला वाली भी गिन लेते हैं, तो इस बार रिजल्ट क्या? 6 की 6 जीतेंगे जी। लोकसभा चुनाव में भी एनआईटी भी जीत लेंगे, एनआईटी भी जीतेंगे इस बार। बाकी 6 की 6 सीटें भाजपा इस बार जीतेगी, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। यकीन की वजह तो होगी ना, 10 साल एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजें हैं भाई। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर जो हमने काम किया है, हमें विश्वास है कि जनता उस काम को देख। क्योंकि लोकसभा में मार्जिन बहुत नीचे आ गया आपका, 6.5 से 1.5 पे आ गए। 6.5 से 1.80 पर है। ठीक है, 80 का मार्जिन कोई छोटा मार्जिन नहीं होता भाई, कम तो हुआ ना। ये बात सही है कि जी मार्जिन कम हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी रही 10 साल की, तो वो एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा में नहीं दिखेगी। 1.80 का मार्जिन है। और अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेरे को लगता है आप खुद ही कहेंगे कि भाजपा 6 की 6 सीटों पे फरीदाबाद में जीतेगी। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि आपको लगता है बाकी पार्टियां वोट बांट लेंगी, या कांग्रेस में इंटरनल फाइट है, इसका फायदा मिलेगा? देखिए जी, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है फरीदाबाद में। बाकी जगह का मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा। फरीदाबाद की बताइए। ठीक है, फरीदाबाद में ना संगठनात्मक तौर पर, ना एक बड़े नेता के तौर पर कोई भी वजूद नहीं है। कांग्रेस में इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, ना ही कार्यकर्ता का कोई बेस है। भाजपा के पास कार्यकर्ता शक्ति बहुत स्ट्रांग है, और हमने लोकसभा में भी देखा कि 5 विधानसभाएं हमने जीती थी, हमने उस पर वर्क भी किया है, ऑर्गेनाइजेशनली भी वर्क किया है, और 6 की 6 विधानसभाएं इस बार हम जीतेंगे। ठीक है भाई साहब, मान साहब, हरियाणा में फरीदाबाद की 6 सीटें जिले की, कांग्रेस को कितनी इस बार? पिछली बार सब कुछ ले गई बीजेपी। देखिए, फरीदाबाद जिले की 6 सीटें हैं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें हैं, 9 टोटल 9 सीटें हैं, 9 की 9 कांग्रेस पार्टी। तो और आगे चले गए। बिल्कुल पूरी लोकसभा की बात करूंगा मैं, पूरे लोकसभा के अंदर मैंने काम किया, लोकसभा का नेता रहा हूं मैं, तो मैं यही कहूंगा कि पूरी 9 की 9 सीटें अब की बार कांग्रेस बहुत भारी मतों से निकालने। आप 6 वो 9। मैं तो फरीदाबाद जिले की बात कर रहा हूँ जी, लोकसभा की अगर बात करें जिले की हाँ, जिले की 6 की 6 जाएंगी, और 3 लोकसभा की भी पूरी 9 की 9 जाएंगी। फरीदाबाद लोकसभा, फरीदाबाद जिला, दोनों हम भारी मतों से और बिल्कुल
मजबूती से जीते। वजह भूपेंद्र हुड्डा, वजह जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो बद से बदतर हालत की है, जो आज विकासहीन किया, जो आज गरीबों का खून चूसने का काम किया, जो आज जो ढेरों तरह की। आप लोग तो मिलके लड़ रहे हैं ना चुनाव, सब इकट्ठे हैं ना? बिल्कुल, हमारा हर कार्यकर्ता बिल्कुल मैदान में लगा हुआ अडेड है, और लोकसभा में भी पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की थी, तभी हमारा रिजल्ट आया था। फरीदाबाद 6 सीटें, फरीदाबाद 6 सीटें, 3 से 4 सीट जो है ना जननायक जनता पार्टी। बाकी किसको दे रहे हो? बाकी आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, कांग्रेस और भाजपा कुछ नहीं जीतने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा कोई नहीं जीतेंगे, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक साबनाथ है एक नागनाथ है। मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। जब आपने कहा था ना फरीदाबाद लोकसभा भी हम जीत रहे हैं पिछली बार, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है धनखड़ साहब आपका। तो 2 दिन पहले चुनाव का माहौल चेंज हो गया, इस वजह से वो हो गया, नहीं तो हम जीत रहे थे। अच्छा, इस बार भी चलिए आप 4 ले रहे हैं खुद? 4 से 5 सीट हम जीतेंगे। 5 हो गई। हाँ जी, 6 में से कितनी? देखिए, पहली बात तो ये कहते हैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना इंसान को बहुत पीछे ले जाता है। 10 साल पहले बीजेपी भी पूरे हरियाणा में 2 सीटों पे थी। अब ये कह रहे हैं इनेलो और बीएसपी कहीं नज़र नहीं आएंगी, तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। इस बार लिखित में ले लीजिए, इनेलो बीएसपी राज में रहेगी और हरियाणा के अंदर मैं बड़ी बात वही कह। आपने मुझे लोकसभा चुनाव में भी यही कहा था। मैंने बिल्कुल कहा था, पर लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए वोटर ने चुना कि हमें इस टाइम बीजेपी को हराना है उन्होंने। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमेशा विधानसभा के चुनाव मुद्दों पर होते हैं और ये बिल्कुल अलग रिजल्ट मिलता है लोकसभा से। पर विधानसभा की अगर मैं बात करता चाहूँगी, मैं आपसे खुद कहूँगी एक विधानसभा में जाके आप वोटर से पूछिए हालात क्या हैं। 101% मैं इनकी तरह ये नहीं कहूँगी हम 6 की 6 सीट जीतेंगे, पर डेफिनेटली फरीदाबाद से हम 2 सीट जीत कर जाएंगे। पृथला और एनआईटी, ये मैं आपको आज कह रही हूँ, सारी जनता खड़ी है। बाकी तो ये मिला जुला सरकार। पृथला एनआईटी 2 सीट, इनेलो का दावा। नरेश भाई, बिल्कुल, अभी जो हमारे भाई कह रहे थे कि सब पे लड़ रहे हैं ना, पहले तो ये बताइए। सब पे लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं और क्लियर इंडिकेशन है। अभी जो भाई हमारे कह रहे थे कि मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा, दिल्ली के अपने रिश्तेदारों से पूछ लो, पंजाब के रिश्तेदारों से पूछ लो, अपना शिक्षा का बता देंगे। उनसे पूछने के बाद हमें वोट देना कि जैसा काम हमने दिल्ली में 6 में से कितने? सुनिए, 6 में से 6 है। जैसे पंजाब के अंदर आपने देखा कि जितने बड़े बड़े दल कहते थे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री थे, उनको हरा के हमारा साइकिल वाला हरा देता, मोबाइल वाला हरा देता। इन्हीं में से कोई भी नेता निकल के आएगा, हम तो इन्हीं में से खड़ा कर देंगे और जनता जिताएगी और 6 की 6 सीटें जीतेंगे। हम तो ये कहते हैं कि जनता की वोट है, हम जनता हमारे को जिसको भी खड़ा करेंगे। सरकार बना रहे हो, किंग मेकर बन रहे हो, क्या कर रहे हो? सरकार भी बना रहे हैं और किंग मेकर भी बन रहे हैं, दोनों चीजों में से देख लेना आप। एक रिजल्ट सरकार का भागीदारी हमारी रहेगी। चलिए जी, फरीदाबाद में थे हम, फरीदाबाद की जनता के बीच में, और जान रहे थे क्या है मूड। जनता टीवी की वोट यात्रा जारी है, हर जिले में पहुंचेंगे, वहां की सीटों का हाल जानेंगे, समझेंगे, मूड को देखेंगे, नब्ज को टटोलेंगे और अंत में आपके सामने पेश करेंगे क्या है पूरा रिपोर्ट कार्ड। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।